तो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और नए एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जो कि इस सीरीज की सीजन 1 के लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट पार्ट के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि मो चैन यूज करने लगा होता है डेमोनिक पिलर की पावर्स को, लेकिन जब वो मोलोंगजी को हरा नहीं पाता तो फिर वहां पर एंट्री हो जाती है शेन कांग शेंग की, जिसकी वजह से अब यहाँ पर शेन कांग शेंग ने मोलोंगजी को मारते हुए उसकी काफी बुरी हालत कर दी होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन मो चैन आकर इतनी आसानी के साथ में मोलोंगजी को कैसे जाने दे सकता था। मो चैन ने सबसे पहले उसको रोकने के लिए यूज किया होता है अपनी डार्क एनर्जी को, जिसके केवल सब प्रेजेंस से ही मोलोंगजी को यह पता लग गया था कि अब उसके सामने कौन आ चुका है। क्योंकि अब जैसे ही मो चैन उसके सामने आता है, वो कहने लगता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे होते हुए इतनी आसानी के साथ में यहाँ से बच के निकल पाओगे? भूल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन मोलोंगजी उससे कहता है कि मेरी बात को याद रखो, आज तक जितने बंदों ने भी मेरे सामने आकर मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश की है, उनकी जिंदगी मैंने बहुत ही बुरी तरीके से खत्म की। ना तो आज तक उनमें से कोई जिंदा बचा है और ना ही आज तुम जिंदा बचोगे। इसीलिए वो जैसे ही यहाँ पर मो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, तो फिर उसी मूवमेंट पर उसके ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करते हुए सामने आ जाता है शेन कांग शेंग, और वो मोलोंगजी के सामने आकर ये कहने लगता है कि रुक जाओ, अब ये हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। तुम हमारी लड़ाई को बिना खत्म किए आकर कहाँ पर जाने वाले थे? मोलोंगजी कहता है कि शेन कांग, अब तुम वाकई में मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हो, बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन जैसे ही शेन कांग को मो चैन का ईविल ऑरा फील होता है, वो सोचता है कि सच में इस बंदे का ये ईविल ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए वो सबसे पहले मो चैन को शांत होने के लिए कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मो चैन अब किसी भी तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाए। लेकिन मो चैन सीनियर शेन कांग शेंग से कहता है कि हम लोग इस तरीके से मोलोंगजी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसी वजह से मैं शांत नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं तो आपकी हेल्प करने वाला हूँ इस बंदे को मारने में जिसने हमारी नाक में दम करके रख दिया। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर जियू को कहने लगती है कि मो चैन, क्या तुम इस बात को जानते भी हो कि अपनी बॉडी को अगर तुम इससे ज्यादा फोर्स करोगे, मुझे नहीं लगता कि फिर तुम सर्वाइव भी कर पाओगे, तुम्हारी जान चली जाएगी। मो चैन कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं इस बंदे को इस तरीके से यहाँ से किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। अगर मैंने इसको यहाँ से जाने दिया तो ये फ्यूचर में जरूर से नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के स्टूडेंट्स को परेशान करेगा, उनको जान से मारेगा। इसीलिए वो तुरंत ही बाइजुआन के स्फीयर को लेकर अटैक करने के लिए निकल जाता है मोलोंगजी पर, जिसको देखकर शेन कांग कहता है कि सच में ये बंदा खतरनाक तो है ही, और साथ ही साथ लापरवाह भी है, जैसे कि वो भी उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है। लेकिन उससे पहले मो चैन ही मोलोंगजी पर अपने स्फीयर की मदद से अटैक्स कर रहा था। उसे फाइट करते हुए मोलोंगजी कहने लगता है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे कि जब तक मैं तुम में से किसी को नहीं मारूंगा, तुम लोग मेरी बात को नहीं मानोगे और मेरे रास्ते से नहीं हटोगे। और वाकई में उसके अटैक्स ने मो चैन को काफी पीछे धकेल दिया होता है, जो चीज देखकर तो शेन कांग भी समझ गया था कि उसको अकेले फाइट नहीं करनी है, बल्कि मो चैन के साथ में ही फाइट करनी होगी। जिसके तुरंत ही बाद फिर ये दोनों के दोनों मिलकर अटैक्स करने लगते हैं, और इन दोनों के एक साथ मिलकर फाइट करने की वजह से हमें काफी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था मोलोंगजी पर, क्योंकि ये दोनों वाकई में उसको काफी खतरनाक तरीके से टक्कर दे रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि मोलोंगजी इन लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन मोलोंगजी तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो अकेले दो बंदों को संभाल लेता है। और अब जैसे ही ये दोनों के दोनों उसके दोनों ही साइड पर आ जाते हैं, तो मोलोंगजी कहने लगता है कि मैं लोगों को इस तरीके से खुद को यहाँ पर मारने नहीं दूंगा, क्योंकि ये दोनों बेशक उसको यहीं पर थकाकर भी जान से मार सकते हैं। जहाँ पर अब सबसे पहले शेन कांग शेंग अटैक करने लगता है मोलोंगजी पर, जिसका अब साथ देने के लिए वहां पर मो चैन भी पहुंच गया था। लेकिन उन दोनों को ही रोकने के लिए मोलोंगजी ने अपने कई सारे थंडर अटैक्स को कर दिया होता है, जिसमें से निकलने वाले सैकड़ों अटैक्स टकराने को जा रहे थे शेन कांग से, जिनसे वी को फोड़ते हुए फिर शेन कांग दोबारा से पीछा करने लगता है मोलोंगजी का, जो कि दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मो चैन ने उस पर हमला कर दिया था, जो कि तुरंत ही अपने स्पीयर को उठाकर उस पर अटैक करने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तभी वहां पर शेन कांग आता है और वो भी अटैक्स करने लगता है, इसकी वजह से इन दोनों की ये जोड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित हो रही थी कि अगर मिलकर कोई काम किया जाए तो डेफिनेटली उसको पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन इस फाइट में वाकई में मोलोंगजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जो बंदा अकेले इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को संभाल रहा है वो कोई मामूली बंदा तो नहीं होगा। यहाँ तक कि एक मोमेंट तो ऐसा भी आ गया होता है कि मोलोंगजी ने उन दोनों के ही वेपन्स को फंसा लिया था, जहाँ से वो लोग निकालते हुए अपने अपने स्लैशिंग अटैक्स को कर देते हैं। जैसे खुद को बचाने के लिए मोलोंगजी ने यूज किया होता है अपनी थंडर पावर को, तब जाकर इन स्लैशिंग अटैक से वो खुद को बचा पाता है, जो किसी सीधे जाके टकरा जाते हैं माउंटेन्स से। जिन अटैक ने वाकई में इस पूरे के पूरे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के पैलेस को तक दहला के रख दिया था। इसके बाद अब मो चैन और शेन कांग दोनों ही अपने अपने वेपन्स को साथ में मिला लेते हैं, लेकिन ये जो मोलोंगजी था वो इतनी आसानी के साथ में कैसे हार मान सकता है? भले ही इस फाइट में थक चुका होता है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। मोलोंगजी कहने लगता है कि शेन कांग शेंग, अगर मैं यहाँ से भागना चाहूँ तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि वो मुझे रोक सके, या फिर तुम्हारे ये चेले मुझे रोक पाएंगे, क्योंकि उसने अपनी इंजरी से तुरंत ही अपने आप को
हील कर लिया था। मूचेन तभी शेनकांग से ये कहता है कि अगर ये फाइट इसी तरीके से ही चलते रही तो हम लोग कम समय में इस फाइट को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये फाइट तो और ज्यादा समय के लिए बढ़ जाएगी। इसीलिए अब सबसे पहले मैं इस बंदे को अकेले ही सप्रेस करने वाला हूँ, इसको फंसाने वाला हूँ, और जैसे ही मौका मिले आपको इसके ऊपर अपना अभी तक का सबसे मोस्ट पावरफुल टेक्निक को यूज करना होगा ताकि ये बंदा केवल एक ही ब्लो के साथ में मारा जाए। शेनकांग भी कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बस अपना ख्याल रखना और अपने आप को उतना ही फोर्स करना जितना तुम कर सकते हो। लेकिन मो लोंगजी की हालत तो वो खुद ही जानता है, इसीलिए वो कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कोई सटीक तरीका निकालना ही होगा। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है, जहाँ पर अब शेनकांग और मूचेन दोनों ही अलग हो चुके थे, क्योंकि शेनकांग अपने मोस्ट पावरफुल टेक्निक को समन करेगा जब तक मूचेन उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। जुयुको मूचेन को समझाती भी है कि अगर तुम इसी तरीके से लगे रहे तो फिर तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन अपनी इंजरीज को हील नहीं कर पाओगे। तुम जानते हो ना कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो डेफिनेटली तुम्हारी जान ही चली जाएगी। मूचेन कहता है कि हाँ चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे किसी भी हाल में खुद के मरने से पहले इसको मारना होगा। जिसके तुरंत ही बाद अब वो अपनी स्पीयर की मदद से अटैक्स करने लगता है मो लोंगजी पर, जिनका फोर्स वाकई में इनक्रेडिबल लेवल का होता है। मो लोंगजी देख रहा था शेनकांग को कि आखिर ये बंदा हमला करने के लिए क्यों नहीं आया। तभी मो लोंगजी मौका पाते ही मूचेन पर अपनी किक को हिट कर देता है, यहाँ तक कि अपने स्वॉर्ड के स्लैशिंग अटैक को यूज करते हुए वो ये कह रहा था कि चलो सबसे पहले मैं अपनी तलवार को तुम्हारा खून पिला देता हूँ, क्योंकि अब उसने यहाँ पर मूचेन के ऊपर अपने कई सारे मल्टीपल अटैक्स को कर दिया होता है, जिन अटैक्स से खुद को बचाने में मूचेन की भी हालत खराब होने लगी थी। इसकी वजह से हर बार का अटैक करने के लिए उसे अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा था। जब वो फाइट कर रहा होता है तभी फिर शेनकांग अपने लोटस स्पीयर को यूज करने लगा था। तभी फिर हम मूचेन को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि शेनकांग के उसके हेल्प ना करने की वजह से मो लोंगजी ने अपनी स्वॉर्ड को मूचेन के सीने में घुसा के उसको इंजर्ड भी कर दिया था, जिसको वो फोर्स करते हुए और भी ज्यादा अंदर तक घुसा देता है, जिसकी वजह से मूचेन की हालत अधमरे से भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। मो लोंगजी कहता है कि तुम्हारे साथ में इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम ये सोचते हो तुम केवल अपने करंट स्ट्रेंथ का यूज करते हुए मुझे हरा भी पाओगे, क्योंकि इस बार मो लोंगजी ने उसकी बॉडी में जितनी भी थंडर होती है उसको इकट्ठा करते हुए उसे सीधा अटैक कर दिया था मूचेन के हेड के ऊपर। ये केवल एक अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये पूरी किसी भी सिटी को उड़ाने के लिए काफी है, जिसकी वजह से अब तो मूचेन की बॉडी से मूवमेंट भी खत्म हो गई थी। जो नजारा देखते हुए मूचेन के साथी और शेनकांग भी एकदम से ही शॉक हो जाता है। वो अपने अटैक को समन करने से भी रोक देता है। वो लोग से कहता है कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही यह कहा था कि तुम लोग मुझे कभी भी रोक नहीं पाओगे। अब देख लो बेकार में तुम्हारी एक साथी की जान चली गई, जिसको उसने वाकई में मरी हुई हालत में नीचे फेंक दिया था। इसकी वजह से मूचेन के सभी साथी उसको चिल्लाते हैं, जहाँ से मौका पाते ही भागने लगता है मो लोंगजी। लेकिन आखिरकार मूचेन है तो इस सीरीज का हीरो और भी इतनी आसानी के साथ में कैसे ही मरेगा। इसी वजह से तभी मो लोंगजी को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है ड्रैगन, जो कि नॉर्मल ड्रैगन नहीं होता बल्कि हेवन लेवल का स्पिरिचुअल ड्रैगन होता है, जिसने मो लोंगजी को उसकी औकात दिखा दी होती है। मो लोंगजी को समझ भी नहीं आ रहा था कि आकर ये गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन उसके बाद में शूलिंगर जानती है कि ये तो मूचेन का गोल्डन ड्रैगन है। इसका मतलब तो यही है कि अभी तक मूचेन की जान नहीं गई बल्कि वो जिंदा है, क्योंकि फिर तभी हम लोग वहाँ पर देख पाते हैं द ग्रेट बुद्धा आर्ट पैगोडा को, जिसके अंदर मूचेन अपने आप को बचाए हुए समन कर रहा होता है एक और टेक्निक को। लेकिन ऐसा करते हुए उसकी जो हालत होती है वो वाकई में देखने लायक थी, क्योंकि आज तक हमें कभी भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि मूचेन इतना ज्यादा डेमोनिक हो गया हो। लेकिन ये बात भी शॉकिंग होती है कि आकर वो डेमोनिक पावर को यूज करते हुए भी अपनी सारी के सारे टेक्निक्स के ऊपर इतना बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कैसे पा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर मो लोंगजी के सामने मूचेन की दो स्पिरिचुअल लॉर्ड्स खड़ी हुई होती है। जुआन भी शौकत हुए कहती है कि सच में ये तो हमारा मूचेन ही है। और ये नजारा देखते हुए मो लोंगजी भी यही कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतनी बुरी हालत होने के बाद भी ये बंदा इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट को एक्टिवेट भी कर रहा है, जिसको केवल समन करने में ही अच्छों की हालत खराब हो जाती है। जहाँ पर अब सबसे पहले मूचेन कमांड देता है अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, क्योंकि केवल उसी की मदद से ही और ज्यादा हेवन लेवल के ड्रैगन्स को समन किया जा सकता है, जिससे कि फिर तुरंत ही मूचेन की तरफ से फाइट करने के लिए यहाँ पर सामने आ जाते हैं डबल गोल्डन ड्रैगन। मो लोंगजी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें कैसे हराना है, मुझे बस जल्द से जल्द तुम्हारी ये स्पिरिचुअल आर्ट को खत्म करना होगा, जिसके खत्म होते ही ना तो तुम्हारे ये ड्रैगन्स बचेंगे और ना ही तुम बचोगे, जिसके लिए वो यूज करने लगता है अपनी थंडर पावर को। फिर शेनकांग ने भी दोबारा से अपने अटैक को समन करना स्टार्ट कर दिया था, और मूचेन अपने पैगोडा को ऑर्डर देता है कि दो ड्रैगन्स की मदद से इसको सप्रेस करो, जैसे कि अब तुरंत यहाँ से दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन जाने लगते हैं मो लोंगजी पर हमला करने के लिए। लेकिन आखिरकार इस बंदे की भी खासियत होती है ड्रैगन्स को मारना, इसी वजह से वो अपनी द ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड आर्ट को यूज करने लगता है। और ये आर्ट सच में इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है, इसने मूचेन की स्पिरिचुअल
पावर से बने हुए 2 ड्रैगन्स को तो एक ही झटके के साथ में स्लैश कर दिया था, जिसके तुरंत ही बाद अब वो बढ़ने लगता है मोचन के पैगोडा को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। मोचन उससे कहता है कि रुक जाओ जरा, अभी इतनी आसानी के साथ में तुम जा नहीं पाओगे, क्योंकि उसने दोबारा से अपने 2 ड्रैगन्स को लगा दिया होता है मो लोंगजी को रोकने के लिए, जो कि उसको चारों तरफ से ही घेर चुके होते हैं ताकि ये बंदा यहाँ से बाहर ना निकल सके। इसकी वजह से फिर मो लोंगजी तुरंत ही अपने कई सारे स्लैशिंग अटैक्स को करने लगता है ड्रैगन्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर उसके फंस जाने की वजह से मोचन को जो मौका मिला होता है वो तुरंत ही शैनकांग से कहता है कि अभी मौका है इस बंदे को मारने का, जिसकी वजह से शैनकांग जो यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं उसको कहते हैं जजमेंट डिवाइन आर्ट, जो कि कुछ नहीं तो मोचन की किसी भी स्पिरिचुअल आर्ट से तो ज्यादा ही पावरफुल होती है। और ये स्पिरिचुअल आर्ट को समन होता हुआ देखकर मो लोंगजी समझ जाता है कि इन्होंने उसको यहाँ पर फंसा लिया, क्योंकि इस जजमेंट ऑफ डिवाइन आर्ट में से निकलने वाला अटैक सीधा हिट होने को जा रहा था मो लोंगजी से। मोचन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसके तुरंत ही बाद अब जैसे ही ये अटैक मो लोंगजी से टकराया होता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो रात में भी दिन हो गया। ये धमाका देखने में किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल से कम नहीं लगता, लेकिन जो मोचन और उसके सभी साथी होते हैं वो अभी भी एकदम ही सेफ थे। लेकिन अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फोर्स करने के लिए मोचन की बॉडी में जो बैकफायर हो रहा था उससे खुद को बचा पाना शायद उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मोचन यहाँ से गिरते हुए बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब हमें इस वक्त के कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम लोग देख पाते हैं खुशहाल नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को, जहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है फर्स्ट क्लास की डॉर्मिटरी को, और उसके भी अंदर हम लोग देख पाते हैं लुओली को, जो कि जागने का इंतजार कर रही थी मोचन का, क्योंकि वो जो हादसा हुआ था उसको अब काफी दिन हो चुके हैं और मोचन अभी तक अपनी इंजरीज को हील नहीं कर पाया। लुओली हर रोज उसकी देखभाल करती, वो उसका ख्याल भी रखती थी कि चाहे कैसे भी हो लेकिन मोचन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जहाँ पर फिर तभी अचानक से मोचन को होश आ जाता है। जैसे ही वो उठता है वो अपने आप को पाता है अपनी एकेडमी के अंदर। जो चीज देखकर वो हैरान तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उसका काफी ज्यादा हेडेक भी हो रहा था। मोचन के मन में सबसे पहले ये सवाल होता है कि आखिर वो यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि वो तो मो लोंगजी से फाइट कर रहा था और अचानक से ही बेहोश हो गया। लेकिन वापस आकर उसको ये बात तो समझ में आ ही गई थी, एकेडमी वालों ने उसकी जान बचा ली और लुओली ने उसकी देखभाल की। इसीलिए वो चलते हुए पहुंच जाता है लुओली के सामने, जो कि एक जगह पे बैठी हुई सो रही थी, कि उसको मोचन की देखभाल करने के लिए हर रोज ही काफी देर तक जागना पड़ रहा था। जिसके प्यारे से चेहरे को देखकर मोचन अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसके केवल कदमों की आवाज को सुनकर ही लुओली की आंख खुल जाती है। वो जैसे ही मोचन को अपनी आंखों के सामने देखती है वो तो एकदम से ही शॉक हो जाती है और खुश भी हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम जाग ही गए। मुझे बताओ कि तुम्हारी इंजरीज कैसी है, तुम्हें कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा। लेकिन मोचन तो उस हादसे को याद करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे ये लगा था कि वो बच नहीं पाएगा और लुओली से किए गए वादे को भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो उसको सबसे पहले बड़े ही प्यार से गले लगा लेता है। जहाँ पर अब सबसे पहले लुओली उससे ये पूछती है कि क्या तुम अभी भी वीक फील कर रहे हो, तो मोचन बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं एकदम से ही ठीक हूँ। तुमने मेरे लिए मुझे बचाने के लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लुओली उससे कहती है कि चाहे जो भी हो लेकिन अगली बार अब तुम कभी भी इस तरीके से अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। जहाँ पर फिर तभी वो कहने लगता है कि लुओली तुम्हारे कंधों के ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी या बोझ क्यों ना हो, आज के बाद से हम लोग हमेशा ही उन मुसीबतों का साथ में मिलकर मुकाबला करेंगे। मैं ना तो तुम्हें कहीं पर भी अकेला जाने दूंगा और न ही खुद से अलग करूंगा। मैं ये जानता हूँ कि तुम ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हो कि मैं किसी भी तरीके के खतरे में पड़ूं, लेकिन आज के बाद से तुम्हारे ऊपर जो भी जिम्मेदारियां होगी उनका जिम्मेदारी मैं भी उठाऊंगा। हम लोग आज के बाद से साथ में मिलकर ही मेहनत करेंगे। मैं कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा अपने आप को ताकतवर बनाने का। मैं तुम्हारे हाथ को थाम रहा हूँ क्योंकि अब मुझे वो सारी की सारी कड़ियां तोड़नी है, सारे तूफानों को रोकना है जो कि हम दोनों को अलग करेंगे और आने वाली हर मुसीबत का मुकाबला हम दोनों मिलकर ही करेंगे। फिर चाहे हम लोग इस नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में रहे या फिर ग्रेट 1000 वर्ल्ड के किसी भी कोने में। इसके इतने ज्यादा प्यार को देखकर लुओली उसको गले से लगा लेती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच का बॉन्ड अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एल्डर जूटियन को, जो कि शैनकांग से ये कह रहे होते हैं कि यानी कि अब दोबारा से डीमन ड्रैगन पैलेस रिवाइव हो गया, वहाँ के लोग दोबारा से सामने आने लगे हैं। यहाँ तक कि तुमने मो लोंगजी को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था, लेकिन फिर उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भी भाग गया। मैं तो ये बात सोचकर ही हैरान हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्या यूज किया होगा जिसकी वजह से वो बच पाया। इसीलिए वो शैनकांग से ये कहते हैं कि फ्यूचर में आने वाले खतरों के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब जब कभी भी तुम अगली बार यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम्हें सारी की सारी कड़ियों को अच्छे तरीके से याद रखना होगा। शैनकांग कहता है कि ठीक है एल्डर, मैं ये जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। जहाँ पर फिर तभी सुजुआन के साथ में आ जाता है मोचन और वो शुक्रिया अदा करता है शैनकांग का उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर शैनकांग ने मोचन को शेंग जुआन पिल्स ना दी होती तो हो सकता है कि मोचन की जो इंजरीज थी वो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होती। शैनकांग कहते हैं कि मोचन, मुझे उम्मीद है कि हम लोग फ्यूचर में भी
इसी तरीके से साथ में मिलकर दुश्मनों का सफाया करेंगे। इसके लिए तो मूचेन एकदम ही रेडी है। तभी सूजवान शेनकांग को ये बताती है कि हमारी एकेडमी का एनुअल हंटिंग एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, जो कि स्टार्ट भी हो जाएगा, क्योंकि अब उसके स्टार्ट होने में केवल 1 महीने का ही समय रह गया है। और उस समय पर तुम दोनों के पास में मौका होगा एक टीम में मिलकर काम करने का। और हंटिंग बैटल के बारे में सुनकर शेनकांग थोड़ा सा सोचने लगता है। सूजवान कहती है कि यानी कि तुमने उसके लिए लौटने का कोई भी प्लान नहीं बनाया। तुम्हें याद रखना चाहिए कि इस बार के जो गार्डियंस होंगे वो पेनल्टी हॉल के 3 जनरल्स होंगे। शेनकांग कहता है कि क्या वाकई में वो तीनों इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो बात सुनकर शेनकांग कहता है कि उनसे मुकाबला करने में तो हमारी हालत भी खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो सूजवान से वादा करता है कि वो पार्टिसिपेट करने के टाइम पर वापस आ जाएगा। तो वो कहती है कि तुम्हारे ओनली जुआनटोंग के साथ में मूचेन भी हमारे ही साथ में होगा, तब शायद हम लोगों के पास में मौका होगा हंटिंग बैटल को जीतने का। जिससे कि शेनकांग उनसे वादा करते हैं आने का और तुरंत ही गुड बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर फिर तभी मूचेन कहता है कि सीनियर सूजवान, मुझे बताइए कि आखिर ये हंटिंग बैटल क्या है। सूजवान कहती है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं ये भूल ही गई थी कि तुम तो अभी भी एक फ्रेशमैन ही हो। वैसे ये जो हंटिंग बैटल है वो हमारी एकेडमी में हर साल कराया जाता है, जिसके अंदर एकेडमी का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। कंपटीशन के खत्म होने के बाद हो सकता है कि हेवनली रैंकिंग की लिस्ट में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले। पिछली बार शेनकांग ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इसीलिए वो आज भी नंबर 1 पे ही है। जो बात सुनते ही मूचेन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहने लगता है कि शायद अब वक्त आ चुका है कि मुझे भी हेवनली रैंकिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनानी होगी। इसी के साथ में फाइनली ये सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आखिर मुझे कौन सी सीरीज को स्टार्ट करना चाहिए।